Today we are going to start torque experienced by a current loop in an external magnetic field. Current loop बोले तो कोई rectangular coil है, उसको हम एक external magnetic field के अंदर रखने वाले हैं, तो उस पर हम देखेंगे कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क को हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर इसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल डायग्राम ये बना दिया नॉर्थ, यहां पर रख दी एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अब ध्यान से देखना, अभी तो ये जो मैंने प्लेसिंग कर रखी है ये बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल बोले तो जैसा ये मेरा हैंड मान लीजिए या आप ये मान लीजिए कि यही रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बड़ा साथ देता है मेरा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रख दी, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाला है ना, जो इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर कॉइल रख गई और एक इधर मैग्नेट लगा दिया, नॉर्थ वाला साउथ वाला। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये प्लेन ऐसे, और इसका अभी जो एरिया वेक्टर है वो कुछ ऐसे। लेकिन जब हम प्लेसमेंट करेंगे इसको टॉर्क वगैरह देखने के लिए, तो इसको कुछ इस तरीके से मैं प्लेस कर रहा हूं, इस तरह से किसी एंगल पर। ऐसे भी नहीं रख रहा कि ये एरिया वेक्टर बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में आ जाए मैग्नेटिक फील्ड की, मैं इसको प्लेस कुछ इस तरह से कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा इधर की तरफ। एक और मैं मार्क कर लेता हूं, उससे समझाता हूं। चलो ये देखिए, ये तो रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैंने किसी एंगल पे रख दिया, तो एंगल पे ये तो परपेंडिकुलर ही बना रहना चाहिए, कहीं पे भी घुमाओ तो ये बन गया। और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को देखिए एंगल नजर आएगा। तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है इनिशियली, थीटा। किसके साथ बन रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल के एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये पैरेलल है जिसमें भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, ये वाली सिचुएशन होगी। तो लेकिन जैसे ही मैं कॉइल को घुमाऊंगा, ये इसके साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगा, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ चुका होगा। तो वही अब सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ मैं डायरेक्टली उसी सिचुएशन में इसको रखता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। आप इस सिचुएशन में भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा। हम जर्नल एंगल ले लेते हैं और फिर इसके बाद इस सिचुएशन को भी आपको समझा दूंगा। तो लेट सपोज मैंने इसको ऐसे तिरछा कर दिया है ना, सो ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह की ये कुछ कॉइल को प्लेस हमने कर दिया, ठीक है। इसके हिसाब से फिर थोड़ा सा मैग्नेट को भी बड़ा कर देते हैं। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया हमने। इस कॉइल को हमने यहाँ पे प्राइमरी सर्किट से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ इस कॉइल को बना करके इसके अंदर हम करंट शो कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो ये देखिए, लेट सपोज इसको हम कुछ नाम दे देते हैं इस कॉइल को, या तो ABCD नाम दे दीजिए या PQRS नाम दे दीजिए। तो ये PQRS ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर अब ऐसे चल रहा होगा, ये तिरछा है तो ये यहाँ पर देखिए कि इस जगह पर अगर मैं बनाऊं तो एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा होगा तिरछा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो ये तो है मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका है एरिया वेक्टर A वेक्टर, ये इसके साथ एंगल है क्या, थीटा। बेसिकली ये यहाँ पर इस तरीके से आया होगा, यहीं से दिखाता हूं आपको, ये एरिया वेक्टर ऐसे,
जो इसके साथ तो परपेंडिकुलर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं, करंट की डायरेक्शन शो करते हैं। मान लीजिए P से Q में करंट जा रही है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर सर्किट में इधर पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा इस तरीके से, और इधर नेगेटिव टर्मिनल रहा होगा। ठीक, तो ये करंट गई, इधर आ रही है, इधर आ रही है, नीचे आ रही है, और इधर जा रही है, और फिर इस तरीके से ये करंट इस तरीके से इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, let's suppose the length of this rectangular coil is A and width is B. So ये small a is the, या small b को हम length बोल देते हैं, और a को width बोल देते हैं। और ये जो इसकी width है ये हो गई a। ठीक है, तो ये वाली भी आर एस लेंथ भी b, और क्यू आर साइड ये हो गई ये a। ठीक है, ये भी हमने कहानी करी है। अब जैसे ही हमने इसको इसमें रखा, ध्यान से देखा हमने, तो इसके अंदर करंट जा रही है ऊपर P से Q के अंदर, बिल्कुल करंट जा रही है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे 4 सेक्शन है आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको प्लेन रखता ऐसे, बिल्कुल, तो इस तरीके से समझिएगा कि करंट ऐसे चल रही है, P Q R S। आई करंट ऊपर जा रही है, लेंथ इसकी दे रखी है एक तरह से, ये वाली B, और ये इधर PS की लेंथ दे रखी है A। मतलब इस सभी को मैंने अलग अलग वायर से मिलकर के बना हुआ मान लिया, तो ये B ये A। ठीक है, A B। मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ। ये सबसे बेसिक सिचुएशंस को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। करंट ऊपर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक L लेंथ का वायर जिसकी लेंथ हमने B बोल रखी है। सो हमने पहले ही देख लिया है कि whenever a current carrying conductor is placed in an external field, a force will be experienced by it, ठीक है, and the force will be given by according to the Fleming's left hand rule or simply Blessing rule और palm rule. So B यहाँ पर है, राइट हैंड palm rule यूज करेंगे, और फ्लेमिंग के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। जल्दी से बताइए, फॉर PQ कहां पर लगेगा फोर्स? PQ पर इनवर्ड। तो इस पर मैंने बोल दिया साहब कि ये PQ पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं F1, डायरेक्शन हो गई क्रॉस। ठीक है, आई करंट जा रही है, तो और इस मैं पूछूं फॉर कौन सा है ये RS, तो फोर्स ऑन RS आउटवर्ड डॉट। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? बाहर मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट नीचे बाहर की तरफ, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले हो तो FBI, B फर्स्ट फिंगर, आई नीचे, थंब बाहर। इसमें लोगे तो आई ऊपर, B इधर, तो B इधर, इसको ऊपर कर दिया, थंब चला गया अंदर। ठीक है, सो दोनों सिचुएशन में इसमें फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और इसमें फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। क्या दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, लेंथ दोनों की सेम, करंट दोनों में सेम, वैल्यू वाइज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम, तो क्या F1 और F2 ये जो लग रहे हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे? ये दोनों हमने है ना, तो बेसिक फॉर्मूला होता भी है हमारा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि F1 का मैग्नीट्यूड बोले तो F कितना आना चाहिए? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B। ठीक है, इसमें थीटा जो एंगल था वो, यहां ध्यान देना है, इसमें जो एंगल था थीटा वो L वेक्टर का B वेक्टर के साथ था।
ठीक है, एल वेक्टर का बी वेक्टर के साथ था। अभी हमने सिर्फ लिख दिया है अभी यहाँ पे थीटा, क्योंकि कुछ हमने कुछ और अज्यूम कर रखा है, तो उसको अभी मैं क्या बोलूं, आई बी क्रॉस बी बोल दूं, वेक्टर वाइज लिख देते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को थीटा कुछ और काम में लेना है यहाँ पर। आई बी क्रॉस बी, ये इस तरीके से हो जाएगा, बी क्रॉस बी, जो भी एंगल होगा बी और बी के बीच में। ठीक है, वैसे ध्यान से देखें तो क्या बता सकते हो कि मुझे बी वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए इस सिचुएशन में भी? हाँ, 90? यस और नो? भाई बी तो है, आप इसको कॉइल को कैसे भी रख दो, कॉइल ऐसे रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रही है, इसको मैं ऐसे भी कर दूंगा तो भी ये तो वाई डायरेक्शन में हुआ और ये एक्स डायरेक्शन में रहा, तो मैं कोई सा भी रोटेशन करूं इसके अबाउट, करंट कैरिंग वायर का जो साइड वाली साइड से ले रहे हैं, यानी कि पी क्यू और आर एस, ये तो हमेशा वाई डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस वाई या माइनस वाई, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्ट अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो देखिए क्या लिखूंगा, आई बी बी, आई बी बी, साइन 90 हो गया हमारा 0, ओ सॉरी 1, ठीक है, और यही F2 का भी मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर और पी एस, इसमें क्या हो जाएगा? 0 रीजन? पैरेलल है उसके, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। वेरी गुड, ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट सिचुएशन तो समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब हम यहां पर बात करते हैं, ये इसको जब हमने कुछ एंगल पे रख रखा है उस समय बात करें, तो उस समय भी हम ये तो अब निकाल चुके हैं कि जो F1 फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आई बी बी, ठीक है, और F2 जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन वाइज ये है क्रॉस, ये भी हो जाएगा आई बी बी, बट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डॉट। तो क्लियरली F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 और इसको मैंने मान लिया F लेट, और ये हो जाएगी आई बी बी, ठीक। ध्यान से देखें तो ये जो दोनों फोर्स हैं इनको अगर मैं एक सिमेट्रिक पॉइंट ले लूं, यानी कि इनके मिड पॉइंट इधर ले लूं, इधर मिड पॉइंट ले लूं, तो इसमें फोर्स इधर लग रहा है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, सेम दो अपोजिट पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं इन मिड पॉइंट को, तो मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है, और ये लेंथ क्लियरली क्यू आर या पी एस के बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि ये लेंथ हो गई है ए। लेट सपोज मैं इनको नाम भी दे देता हूं, इनको एक को बोल देता हूं M1, एक को बोल देता हूं M2, M1 M2। तो क्या ये सभी को समझ में आ गया है कि M1 M2 लेंथ शुड बी इक्वल्स टू A? क्योंकि अगर ऐसा लेता मैं और इनके मिड पॉइंट लेता तो ये लेंथ इसके बराबर आती, तो ऐसे कर दिया तो भी तो पॉइंट तो वही सेम ही रहे, ठीक है, ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। M1 पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस पर लग रहा है बाहर की तरफ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा करके दिखाता हूं, अभी जो ऐसे रखा हुआ है इसको ऐसे घुमा करके दिखा दूं तो ये आपको ऊपर की तरफ नजर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या, इसी डायग्राम में इतना समझ में आ गया क्या कि दो फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting at two different points always forms a couple, है ना। ग्रेड 11 में सबने पढ़ा था कि they form a couple या टॉर्क। और जब भी कोई दो फोर्सेस, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग इस तरह से लगे कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब फोर्स का जो एरो बना रखा है हमने, आप उसको एक्सटेंड कर दो ऊपर नीचे दोनों तरफ, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, की फोर्स किस डायरेक्शन के
along लग सकता है. So this is the line of action of force. So whenever two equal and opposite forces act between 2 points in such a way that their line of action is different, then it forms a couple or a torque which will rotate this rod. अगर इसको एक rod मान लो, so which will produces a torque due to which this rod will be rotated. टॉर्क का काम क्या है? रोटेशन प्रोवाइड करवाना. क्लियरली F ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया. ठीक है. अच्छा, और ये जो फॉर्मूला, अगर टॉर्क का फॉर्मूला देखें तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड वाइज वन ऑफ द फोर्स, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वही चीज कि हियर सिंस इट विल, अब थ्योरी हो गई, समझ में आ गया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. सो इट विल मेक अ टॉर्क, इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, and this torque will be given by either force, magnitude of force Ff, or perpendicular distance between the line of action of forces. Line of action of forces. ठीक है. ओके, ध्यान से देखें तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि जो एरिया वेक्टर है, ये ध्यान से देख समझिएगा अब इस चीज को. एरिया वेक्टर ये रहा. ठीक है, इसको इस तरह से टिल्ट कर रखा है हमने. ये मेरा हाथ है, ये इसका एरिया वेक्टर है. अभी बिल्कुल सामने दिख रहा है, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो बिल्कुल टिल्ट कर दिया तो हॉरिजॉन्टल हो गया. ऐसे रख रखा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है. तो अभी यहाँ पे एरिया वेक्टर मैं कैसे बताऊंगा? इस पर एक परपेंडिकुलर डाल करके. तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए इसको कैसे समझाते हैं उसके लिए हमने बोल दिया, लेट सपोज ऐसे फोर्स को ऐसे दिखा दूं अपवर्ड और इसको दिखा दूं डाउनवर्ड, जिससे ये भी समझ में आ गया कि हाँ भाई टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं. क्लियरली टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं. एक फोर्स लगेगा अपवर्ड, एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड. ये है इसका एरिया वेक्टर, ये है इसका एरिया वेक्टर. ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है एंगल थीटा. ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन. ये टोटल, ये एरिया वेक्टर क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा. ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, तो ये टोटल एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा. ध्यान से देखिए तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये वाला आ गया जिसमें ये एंगल थीटा है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन ये रही, एक लाइन ऑफ एक्शन ये रही, और ये इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ध्यान देना है हमें, डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में नहीं लेनी है, दो फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी इस टाइम पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो यही डिस्टेंस मैं ले लेता, जो भी ये डी डिस्टेंस होती वो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. अभी मैंने यहां पे लिया, सो ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए. मुझे नहीं पता तो ध्यान से देखा तो एक ये थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो चुका है क्योंकि टोटल ये 90 माइनस थीटा था, ये 90, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया. मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, मैंने इसको मान लिया x अपॉन a, ये बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा. भाई थीटा और 90 जहां पे होते हैं वो बेस, ये परपेंडिकुलर, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस. x की वैल्यू आई a साइन थीटा. ये x ही हमारी वो d डिस्टेंस है, x की जगह d बोल देता हूं, d जो हमें चाहिए. सो d इज इक्वल्स टू a साइन थीटा. जब d की वैल्यू रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, तो ये बनेगा f a साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क F की वैल्यू रखूं तो F की वैल्यू है मेरे पास IBB इंटू A साइन थीटा, इंटू A साइन थीटा. अगर इसको थोड़ा सा तमीज से अरेंज करें तो B इंटू A,
इसको लिख दिया ए बी, कैपिटल बी साइन थीटा। ए इंटू बी क्या बन गया? ए इंटू बी एरिया। क्या बना भाई? हाँ जी, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, लेंथ इंटू ब्रेथ, आई ए मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा। मैं ये ए क्यों लेकर के आया? क्योंकि मुझे पता है थीटा एरिया वेक्टर के बीच में, तो अभी मैं मैग्नीट्यूड वाइज कर रहा हूँ काम, लेकिन फाइनली जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास थीटा एरिया वेक्टर और बी के टर्म्स में, तो मेरे पास इसमें भी तो ए और बी इंट्रोड्यूस होने चाहिए, इसलिए मैंने ए बी को कन्वर्ट कर दिया, टॉ इज इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई ए क्रॉस बी, अब हो जाएगा ए क्रॉस बी। इसी को आगे चल के यहां पे एक चीज डिफाइन करते हैं हम, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? हाउ इट इज डिफाइंड एज, symbol is small m, symbol is small m. Magnetic moment is defined as current into area, current into area। ठीक वैसे जैसे लीनियर डाइपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम बताते हैं, लीनियर नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम बोलते थे वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट इनटू एरिया, यानी कि I इंटू ए, टोटल करंट इनटू टोटल एरिया, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर ये मैं मान लूं कि ये तो अभी एक विदाउट मैंने सिंगल टर्न मान लिया, अगर इसी के अंदर टोटल n टर्न्स होते तो हर एक के कारण टॉर्क मिल रहा होता, टोटल करंट बोलता तो टोटल करंट ni करंट होती है ना, n लूप्स तो हर एक वायर में ni टाइम्स करंट होती। सो इफ the loop contains n turns, then total current is equals to ni, therefore total torque exerted, total torque tau is equals to ni ए बी साइन थीटा। लेकिन टोटल करंट इंटू टोटल एरिया अभी अभी हमने डिफाइन किया मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। अच्छा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट एरिया से मिलकर के बना है और एरिया वेक्टर भी अपने आप में होता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एम इज इक्वल्स टू आई ए वेक्टर, जिसके डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग। तो इसको ध्यान से देखें, अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज है, जैसे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, ऐसे ही टॉर्क एम बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, या तो बी क्रॉस एम लिख सकते हैं या एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि टॉर्क का रोटेशन कैसे हो रहा है, टॉर्क का रोटेशन कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, आर और एफ, आर से एफ की तरफ अगर करते हैं इस तरीके से तो रोटेशन किस तरह, आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क की वैल्यू इस तरीके से कुछ आती है जब इस तरीके से लिखते हैं, और अगर आर क्रॉस एफ ऐसे करते हैं तो टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा होता है, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक ऐसे ही एरिया वेक्टर के अलोंग जब हम देख रहे हैं तो ए क्रॉस बी यहां पर इसकी डायरेक्शन होती है, तो ए के अलोंग ही मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एम क्रॉस बी। ये एम क्रॉस बी ही आपको क्या देगा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज टॉर्क, एम क्रॉस बी। एम से बी की तरफ आप जब घूमोगे, या एम की जगह आप क्या अज्यूम कर सकते हो, एरिया, एरिया से बी की तरफ घूमोगे तो वो रोटेशन आपको नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये कैसे रोटेशन कैसे समझ में आता है, इस तरीके से समझ में आता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन दिस क्या एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कितनों को समझ में आ गया भाई?